नमस्कार साथियों, मैं रोहित यादव ब्राइट करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने बायोलॉजी में एक पोषक तत्वों की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 3 वीडियो पहले आ चुके हैं, जहां पर मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज उसी के आगे हमको कंटिन्यू करना है। उससे पहले यदि आप हमारी ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पर अभी हाल ही में स्पेशल एसएससी जीडी और पटवारी से संबंधित बैच स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब सीधा आपका टाइम जाया ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरू के 5 मिनट थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि सर हमने पिछले 2 से 3 वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे कि ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था पोषक तत्वों के बारे में कि पोषक तत्व क्या होते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनेगी अब तो आपको याद हो जाना चाहिए, जैसे कि वे तत्व जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और ऊर्जा प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उनको हम कहते हैं पोषक तत्व। 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वृहद पोषक तत्व, फिर होगा लघु पोषक तत्व। वृहद पोषक तत्व अर्थात वे पोषक तत्व जिनका सेवन हम लोग ज़्यादा मात्रा में, उच्च मात्रा में करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जिनका सेवन हम लोग कम से कम मात्रा में करेंगे वह कहलाएंगे भैया हमारे क्या, वह कहलाते हैं लघु पोषक तत्व। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि भैया पाचन क्या होता है, पोषण क्या होता है। ठीक है, और उसी में स्टार्ट किया था हम लोगों ने क्या, कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसके 1 ग्राम से हमको लगभग 4.2 कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोगों ने देखा था कि सर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, तो हमने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। फिर वहां पर हमने सैकराइड की उपस्थिति के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखे थे, जैसे कि हमने देखा था 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें केवल सिंगल यूनिट्स ऑफ सैकराइड होगी, वह कहलाएगा क्या, मोनोसैकेराइड, जिसमें 2 से लगाकर 9 तक, मतलब 2 से अधिक, 1 से अधिक और 10 से कम के बीच में सैकराइड्स की यूनिट्स प्रेजेंट होगी, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं हम लोग ओलिगोसैकेराइड, जिसमें डाइसैकेराइड, ट्रासैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड, हेक्सासैकेराइड, सेप्टासैकेराइड, ये सारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था पॉलीसैकेराइड, जिसमें मोर देन 10, हो सकता है कि वो अनंत तक सैकराइड्स की यूनिट्स प्रेजेंट होगी, वह कहलाएगा क्या, वह कहलाता है हमारा पॉलीसैकेराइड। फिर मोनोसैकेराइड के एग्जांपल हमने क्या क्या देखे थे, तो हमने इसका एग्जांपल देखा था जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और उसके बाद में देखा था गैलेक्टोज। ठीक है, प्राकृतिक रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा कौन सी होगी, फ्रक्टोज होती है। फिर हमने देखा था कि भैया अभी वर्तमान में कृत्रिम रूप से सबसे ज्यादा मीठी शर्करा एस्पार्टीन है, जिसका यूज हम शुगर फ्री के रूप में भी करते हैं। और शुगर फ्री के रूप में मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि कौन कौन से होते हैं, तो एस्पार्टीन होता है, सुक्रोलेज होता है, सैकरीन होता है, जो आपको मीठापन तो देंगे लेकिन आपको एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। कुल मिला के वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, देन फिर हमने पढ़ा था, इसके पहले पढ़ा था कि भैया ओलिगोसैकेराइड के एग्जाम्पल, तो हमने कहा था कि मोनोसैकेराइड के 2 अणु आपस में जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, तो डाइसैकेराइड का निर्माण करते हैं। डाइसैकेराइड में हम लोगों ने देखा था क्या क्या, हमने देखा था कि लैक्टोज जो दूध में पाई जाती है, फिर देखा था माल्टोज जो अनाजों में पाई जाती है, और देन हमने देखा था क्या, हमने देखा था यहाँ पर लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, और फिर एक देखा था सुक्रोज। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, जो हाउस होल्ड शुगर होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट वह होता है हमारा कौन सा, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में भी कौन सा, तो वह होता है हमारा सेल्यूलोज। ठीक है, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। और पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की। अच्छा, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। मानव द्वारा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट किसका होता है, तो वो होता है स्टार्च, जो कि पेड़ पौधों में संचित कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है। फिर देखा था हम लोगों ने कि सर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके फंक्शनल ग्रुप बताइए, तो ग्लूकोज का क्या होगा, एल्डिहाइड, फ्रक्टोज का क्या होगा, कीटोन, और गैलेक्टोज का क्या होगा प्यारे दोस्तों, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ठीक है, चलो तो अब सीधा आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था प्रोटीन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन जो होता है वह कार्बन, हाइड्रोजन
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना यौगिक होता है, जो मानव शरीर के सभी जीव जंतुओं के विकास, वृद्धि आदि के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अर्थात इसी की कमी से हमारी मांसपेशियां ग्रोथ नहीं करेगी, इसी की कमी से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, इसी की कमी से हमारे शरीर में ऊतक का निर्माण नहीं होगा। तो बहुत सारी प्रक्रियाओं के लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, तो फिर बेसिक फैक्टर देखा था हम लोगों ने कि सर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जैसे कि 4.2 कैलोरी प्राप्त होती है, तो क्या इससे भी कोई कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है क्या? बिल्कुल। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम प्रोटीन के बराबर, जैसे कि 1 ग्राम प्रोटीन से हमको लगभग 4 से लेकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि सर जो प्रोटीन है इसकी खोज किसने की थी? तो मुलर ने की थी, लेकिन इसका नामकरण किसने किया था? इसका नामकरण किया था बर्जेलियस ने। फिर देखा था कि सर जो प्रोटीन होता है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड, और 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। फिर ये हमने एक मात्रा देखी थी कि भैया वयस्क को, किशोर को, गर्भवती महिला को, छोटे बच्चों को कितनी मात्रा में प्रोटीन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, फिर प्रोटीन के कार्य देखे थे हम लोगों ने। प्रोटीन के कार्य देखने के बाद हम लोग देख रहे थे अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इसेंशियल, एक होता है नॉन इसेंशियल। इसेंशियल पोषक तत्व या अमीनो एसिड क्या होता है? जो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होते हैं, अर्थात जिनका सेवन हम लोग भोजन के माध्यम से करते हैं या और किसी माध्यम से करते हैं, वह कहलाते हैं क्या? इसेंशियल अमीनो एसिड। और देन हमने देखा था कि नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मतलब वे अमीनो एसिड जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में बनते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने किसके? आवश्यक अमीनो अम्ल के। जैसे कि एक देखा था हिस्टाडीन, ल्यूसीन, आर्जिनिन, आइसोल्यूसिन, जिसमें से आइसोल्यूसिन वेरियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है एसएससी का, एनडीए का, कि भैया सबसे सरल प्रकार का अमीनो एसिड क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि सबसे सरल प्रकार का अमीनो एसिड जो होगा वह क्या होगा? ग्लाइसिन। क्या होगा? ग्लाइसिन होगा। ये ग्लाइसिन लिख दिया, ग्लाइसिन होगा। क्या होगा? ग्लाइसिन। ठीक है, सबसे सरल प्रकार का अमीनो एसिड क्या होगा प्यारे दोस्तों? तो वह होगा ग्लाइसिन। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे फैक्ट क्लियर होंगे। और हाँ, जो आवश्यक अमीनो अम्ल है इनकी संख्या कितनी होगी? 9, और जो अनावश्यक अमीनो अम्ल है इनकी संख्या कितनी होगी? 11 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आज से स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का अगला वाला पार्ट। जैसे कि हमको देखना है प्रोटीन का पाचन। अच्छा, प्रोटीन का पाचन देखने से पहले आप मुझे बताइए सर, आप मुझे बताइए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन थोड़ा सा हम लिंक करके पढ़ते हैं तो अच्छा रहेगा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हम लोगों ने 2 जगह देखा था। एक देखा था माउथ, मतलब मुख में आंशिक पाचन होता है, और पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और माउथ में क्या होते हैं? माउथ में 2 एंजाइम होते हैं, मतलब टाइलिन, कौन सा होता है? टाइलिन, और इसी को कहा जाता है सलाइवरी अमाइलेज। ये एंजाइम क्या करते हैं? यही एंजाइम माउथ में जैसे कि मान लो आपने स्टार्च खाया है, तो इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? माल्टोज में। किसमें कर देंगे? माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर होता है? तो कहाँ से शुरू होता है? तो माउथ से होता है। ठीक है, देन फिर हम देखते हैं कि छोटी आंत में भी आता है। तो छोटी आंत में एमाइलेज एंजाइम होता है जो इसका पाचन करता है, कि जो कि ऑलरेडी पैनक्रियाटिक जूस से आता है, और पैनक्रियाटिक जूस से आकर फाइनली कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहाँ पर भी होता है। तो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन 2 जगह पे होता है। एक तो होता है कहाँ पर? माउथ में, और एक होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। ठीक है, ये फैक्ट क्लियर है। इसी के साथ आज हमको देखना है कि सर प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है? तो प्रोटीन का पाचन भी 2 जगह पर होता है। कहाँ कहाँ होता है? 2 जगह पे। एक तो होता है प्यारे दोस्तों, एक कहाँ होता है? तो एक हम कह सकते हैं कि एक होता है अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो एक होता है अमाशय में, जिसे स्टमक कहा जाता है, और एक होता है प्यारे दोस्तों छोटी आंत में, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अर्थात छोटी आंत कहा जाता है। क्या कहेंगे? छोटी आंत कहते हैं इसे हम लोग।
ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन, प्रश्न बनेगा प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का पाचन दो जगह पे होता है। दो जगह कौन कौन सी होती है, एक होगा अमाशय, एक होगा छोटी आंत। सर अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, अमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, तो देखिए जरा, जो अमाशय होगा यहाँ पर प्रोटीन का पाचन दो एंजाइम करते हैं। जैसे कि आप अगर इमेज देखोगे अमाशय की तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। पहले तो मतलब अमाशय क्या होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो अमाशय है वो लगभग इस टाइप से दिखता है। जैसे कि मान लो ऊपर से आती है और ये इस प्रकार का जे आकार का लगभग क्या होता है, हमारा अमाशय होता है। क्या होता है, जे आकार का हमारा क्या होता है, अमाशय होता है। और इसी अमाशय को कहा जाता है प्रोटीन का वेयर हाउस। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन का वेयर हाउस कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रोटीन का वेयर हाउस। क्यों, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं, अर्थात हम बोलते हैं ना पेट, हम जो खाना खाते हैं वो खाना स्टोर कहाँ पर होता है, उसी पेट में होता है। कहाँ पर होता है, इस अमाशय में होगा, पेट में होगा। 3 से 4 घंटे लगभग यहाँ खाना होता है और यहाँ खाना पड़ा होता है। ठीक है, तो यहीं पर जब अमाशय को आप क्या करोगे, इस प्रकार से बीच में से काटते हो तो यहाँ पर आपको इसकी 3 लेयर दिखाई देती है। कितनी लेयर दिखाई देगी, 3 लेयर्स दिखाई देती है। और यहाँ पर तीनों लेयर्स में क्या होता है, अलग अलग ग्लैंड्स या सेल्स पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर एक पाई जाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, और इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है प्यारे दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पर पाई जाएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्या पाई जाएगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस का निर्माण होगा, या हम बोल सकते हैं जठर रस का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, जठर रस का निर्माण होता है। और इसी जठर रस में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। एक एंजाइम होता है पेप्सिन, एक कौन सा होगा, पेप्सिन, और एक एंजाइम होता है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, यही दोनों एंजाइम क्या करते हैं, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करते हैं। यही दोनों एंजाइम क्या करेंगे, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करते हैं। ठीक है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करते हैं। लेकिन पाचन मतलब सर क्या, पाचन का मतलब ये कि इसी प्रोटीन को ये कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, अमीनो अम्ल में। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, अमीनो एसिड में कर देंगे। आप लोग जानते हैं ना कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड। तो देखो, और जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा एक्टिव एंजाइम कौन सा होता है, तो रेनिन होता है। क्यों, क्योंकि ये दूध में उपस्थित कैसिन शर्करा को कैसिनोजन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, वह लगभग 8 से 9 महीने तक केवल और केवल माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, इसी कारण से अभी रेनिन एंजाइम क्या करता है, दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने में हेल्प करता है। तो अब छोटे बच्चे केवल क्या पिएंगे, माँ का दूध पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि छोटा बच्चा भैया पाव भाजी खा रहा है, दाल बाटी खा रहा है, वो क्या करेगा, केवल दूध पीता है। तो इसीलिए दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। और सबसे ज़्यादा एक्टिव किसमें होगा, मतलब वयस्कों की तुलना में ज़्यादा एक्टिव किसमें होता है, छोटे बच्चे में होता है। ठीक है, तो अमाशय में पेप्सिन और रेनिन क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। अमाशय में पेप्सिन और रेनिन क्या करेंगे, प्रोटीन का पाचन करेंगे। क्लियर है, हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ पे होता है। तो प्रोटीन का पाचन 2 जगह पर होता है। कहाँ पर, एक हमने देखा कहाँ पर, अमाशय में, और एक देखा हम लोगों ने छोटी आंत में। छोटी आंत में कौन करेगा सर, तो आइए हम देखते हैं। छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी आंत में एक जूस आता है जिसे कहा जाता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या कहेंगे, पैनक्रियाटिक जूस। और यही पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से आता है, तो ये आता है प्यारे दोस्तों पैनक्रियास से। और इसी में एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। और यही ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। यही ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, अब और विशेष तौर पर मैं आपको जब प्रोटीन की या पाचन की क्लास लूंगा तब पाचन के क्लास में और अच्छे से बताया जाएगा कि ये अमीनो एसिड किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोटीन का पाचन कैसे रियल में होता है। ठीक है, अभी हम लोग बस क्या कर रहे हैं, बस देख रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ कहाँ होता है। तो अमाशय और छोटी आंत में होता है। अमाशय में कौन करेगा, पेप्सिन और रेनिन करते हैं। पेप्सिन और रेनिन दोनों कहाँ से निकलते हैं, तो हमने कहा जठर रस से निकलता है। जठर रस कहाँ से निकलता है, तो जठर ग्रंथि से निकलता है। जठर ग्रंथि कहाँ होती है, तो अमाशय में होता है। और इसी अमाशय को हमारे शरीर का या प्रोटीन का वेयर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेयर हाउस। किसका वेयर हाउस, प्रोटीन का वेयर हाउस कहा जाता है।
क्लियर है। और पेनक्रियास कहाँ होता है, तो जो अमाशय होता है इसी अमाशय के जस्ट नीचे छोटी आंत और अमाशय के बीच में पेनक्रियास पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेनक्रियास। और उसी पेनक्रियास से, जिसे अग्नाशय कहते हैं, और उसी अग्नाशय से क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। और इस जूस में क्या होता है, 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज। ये तीनों एंजाइम में से अलग अलग कार्य होते हैं, जिसमें से प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं, तो प्रोटीन का पाचन करता है कौन सा, ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये प्रोटीन का पाचन आपको क्लियर हुआ होगा। प्रश्न सीधा बनता है कि प्रोटीन का पाचन शरीर में कहां कहां पर होता है, तो 2 जगह पर होगा। एक कहां पर होगा, एक होगा अमाशय में, एक होगा छोटी आंत में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको याद रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारे शरीर में कुछ विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं। अब सर इन विशेष प्रोटीनों का काम क्या होता है ना, हमारे किस पार्ट को कंट्रोल करते हैं, या किस कोशिका को, किस पार्ट को विकसित करने का काम करते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है केराटिन। अब केराटिन प्रोटीन 2 प्रकार का होता है। केराटिन प्रोटीन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो केराटिन है इसका सबसे मुख्य काम क्या है, मृत कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम करता है। लेकिन अब इसमें 2 प्रकार के केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं, या फिर इधर कर लेते हैं हम लोग, 2 प्रकार के केराटिन प्रोटीन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं 2 प्रकार के, तो देखिए जरा, एक होता है अल्फा केराटिन, एक होता है अल्फा केराटिन, और एक होता है बीटा केराटिन। अल्फा केराटिन, अल्फा केराटिन, और एक होगा कौन सा, बीटा केराटिन, बीटा केराटिन। और जो बीटा केराटिन होता है ये स्पेशली पाया जाता है किसमें, मकड़ी के जाले में। ये किसमें पाया जाता है सर, तो ये पाया जाता है मकड़ी के जाले में। जो स्पाइडर होती है, जो मकड़ी होती है, उस मकड़ी के जाले में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो उसमें जो प्रोटीन होगा वो होता है बीटा केराटिन। क्या होगा, बीटा केराटिन। ठीक है, अब बात करते हैं अल्फा केराटिन की। अल्फा केराटिन एक्चुअली क्या होता है, तो अल्फा केराटिन हमारे शरीर की जितने भी मृत सेल्स होती है, मृत कोशिकाएं होती है, इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है, इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। सर मृत कोशिका जैसे हम कहें तो मृत कोशिका में क्या क्या आ जाएगा, जैसे मृत कोशिका में आता है आपके नाखून, नेल्स, क्या आ जाएंगे, नाखून, फिर बाल, हेयर्स, बाल, हेयर्स, फिर जो सींग होते हैं जानवरों के, हमारे तो होते ही नहीं है, किसके होते हैं, जानवरों के सींग होते हैं। फिर इनके पैरों के जो खुर होते हैं, पैरों के जो खुर होते हैं, आदि में क्या होता है, अल्फा केराटिन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि अल्फा केराटिन किस में पाया जाता है, तो जितनी भी मृत कोशिकाएं होती है इनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा, इनको कार्य करता है कौन सा, हमारा अल्फा केराटिन। और अल्फा केराटिन जैसे कि नाखून, बाल, सींग आदि में पाया जाता है। जैसे कि जानते हो ना मृत कोशिका, आपके जो बाल है ये क्या होते हैं, मृत होते हैं। ऊपर के जो नाखून आपको दिखते हैं, जिससे आप क्या करते हो, हर वीक काटते हो, किसी किसी को तो एकदम बहुत बड़े कर लेते हैं भैया दिखावे के लिए। ठीक है, फिर वही बैक्टीरिया वाला खाना, वही जो भी उसमें मेल भरा होता है वही वाला खाना खाते रहते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो अब क्या होता है कि नाखून, बाल, सींग ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो पार्ट्स होते हैं ये क्या होंगे, मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। और इसी मृत कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अल्फा केराटिन करता है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब अच्छा हुआ ये क्या है, मृत है, वरना क्या होता है, आप जैसे कटिंग कराते हैं आपको हर महीने ऑपरेशन करवाना पड़ता कि भैया मैं तो कहाँ जा रहा हूँ, डॉक्टर पास जा रहा हूँ ऑपरेशन कराने के लिए, अगर बाल जिंदा होते तो, है ना। जैसे कि आप उंगली काट सकते हो क्या घर, या आप कटिंग वाले पास जा रहे हो और कहा कि भैया उंगली काट दो, क्योंकि ये जीवित पार्ट है। आप नाखून काट लेते हो घर बैठे बैठे, क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, मृत पार्ट होता है। तो याद रखना अल्फा केराटिन किसमें पाया जाता है, मृत कोशिकाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि नाखून, बाल, सींग, खुर आदि में पाया जाता है। ठीक है, अब केराटिन से संबंधित एक प्रश्न आता है कि सर ऐसा कोई सा प्रोटीन है जो जल को प्रतिकर्षित करता हो, तो याद रखना जल को प्रतिकर्षित करने वाला प्रोटीन कौन करता है, तो जल को प्रतिकर्षित करने वाला प्रोटीन कौन सा है, केराटिन। ठीक है, जल को प्रतिकर्षित करने वाला प्रोटीन कौन सा है, वो है केराटिन। सर प्रतिकर्षित का मतलब क्या होगा, देखो जल को प्रतिकर्षित करना, एक होता है आकर्षित करना। जैसे मान लो नाखून रखा हमने, अब इस नाखून के ऊपर पानी की ड्रॉप्स डालते हो, तो क्या ये पानी, नाखून पानी की बूंद को एब्जॉर्ब कर लेगा क्या, अवशोषण कर लेगा क्या, नहीं करेगा।
ठीक उसी प्रकार से जल को प्रतिकर्षित करने वाला प्रोटीन कौन सा है, वो है केराटिन। तो केराटिन दो प्रकार का होता है, अल्फा केराटिन और बीटा केराटिन। मकड़ी की जाल में कौन सा होता है, बीटा केराटिन, जबकि हमारे नाखून, हमारे बाल, गाय के सींग, खुर आदि में कौन सा होता है, अल्फा केराटिन पाया जाता है। क्लियर है। हमारी मृत कोशिकाओं को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, तो वो करता है अल्फा केराटिन करता है। ठीक है, चलो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रोटीन की ओर। और जो अगला प्रोटीन हमारा क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। पहली बात, जो हिस्टोन प्रोटीन है इसी को जेनेटिक या अनुवांशिक प्रोटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेनेटिक या अनुवांशिक प्रोटीन कहा जाता है। जेनेटिक या अनुवांशिक प्रोटीन कहा जाता है। किससे कहेंगे, हिस्टोन प्रोटीन को। और होता क्या है कि जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसी हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से डीएनए का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है। और जो डीएनए होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होगा। क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का निर्माण किस प्रोटीन की सहायता से होता है, उसका आंसर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन। क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए का निर्माण किस प्रोटीन की सहायता से होता है, हिस्टोन प्रोटीन की सहायता से होता है। दूसरी बात, आगे हम बात करें, अब क्या होता है कि ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं किसका, क्रोमोसोम का। किसका निर्माण करते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इससे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। ये कितने पाए जाते हैं, तो याद रखना ये 23 पेयर्स मतलब 23 जोड़ी या संख्या में 46 क्रोमोसोम, हमारे मानव शरीर की बात कर रहा हूं मैं, मानव शरीर में 23 जोड़ी या 46 संख्या में कहें तो 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्लियर है, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, अब देखो हिस्टोन प्रोटीन किसका निर्माण कर रहा है, डीएनए का। किसका करेगा, डीएनए का। और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ में किसका निर्माण कर रहा है, क्रोमोसोम का। अब एक बात याद रखिएगा कि इस क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई, क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो याद रखना क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वो होती है क्या, जीन। क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार से कुछ, जैसे इसको हम फिर से देख लेते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे आपने देखा भी होगा, ये इस प्रकार से होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, इसी क्रोमोसोम के सिरों पर यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर पाए जाते हैं क्या, जीन, जो कि क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई होती है। तो क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई, क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई, क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वो होती है भैया, क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, जीन। और जीन क्या होता है, तो जीन एक प्रकार से अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो कि माता पिता के लक्षणों को बच्चों में ट्रांसफर करने का काम करता है। वैसे तो क्रोमोसोम करता है, लेकिन क्रोमोसोम में कौन करता है, तो वो करता है जीन। कौन करेगा, वाकई में जीन करता है। अब क्रोमोसोम एक्चुअली क्या होता है, क्या सर जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, यह हम कहें संख्या में कितने होते हैं, 46। क्या 46 के 46 क्रोमोसोम सभी में एक समान होते हैं क्या, नहीं। याद रखना मेल्स में क्या होता है, 46 के 46 क्रोमोसोम एक समान नहीं होते हैं। और हाँ, लेकिन फीमेल्स में क्या होता है, 46 के 46 क्रोमोसोम एक समान होते हैं। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं XX। कौन से होते हैं, केवल XX। जबकि जो मेल्स होते हैं, अब इसमें क्या होता है, जो 22 तो कौन से पाए जाते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम तो कौन से पाए जाते हैं, XX। लेकिन जो 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम होता है वो पाया जाता है एक X और एक Y। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे यहाँ पर प्राचीन इतिहास से एक धारणा बनी आ रही है कि कन्या के जन्म के लिए हम किसको जिम्मेदार मानते हैं, तो कन्या के जन्म के लिए हमेशा और हमेशा जो अशिक्षित लोग होते हैं वह जिम्मेदार मानते हैं किसको, महिलाओं को। जबकि यहाँ पर अगर कन्या या बच्चे का जो लड़का जन्म लेता है उसके जन्म के लिए जिम्मेदार कौन होता है, पुरुष होता है। कौन होता है, पुरुष। क्योंकि देखो भैया महिलाओं में क्या होता है कि 46 के 46 क्रोमोसोम एक समान होते हैं, जबकि पुरुषों में 23वीं जोड़ी जो क्रोमोसोम होता है उसमें एक X होता है और एक Y होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, यदि क्या होगा कि XX क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, क्या होता है, यदि XX क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं
तो यहां पर चांस होता है किसका जन्म होगा, लड़की का जन्म होगा। किसका जन्म होगा, लड़की का। अब क्या होगा, ये X और ये X आपस में मिलते हैं तो किसका जन्म होगा, लड़की का, फीमेल से होता है। लेकिन अब यदि जैसे कि ये Y वाला क्रोमोसोम और ये X वाला क्रोमोसोम, अर्थात ये XY क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं, तो इसके मिलने से चांस रहते हैं कि किसका जन्म होगा, लड़के का जन्म होगा। और ये Y क्रोमोसोम और ये X क्रोमोसोम फिर से मिलेंगे तो चांस किसके होते हैं, वापस से लड़के के होते हैं। किसके होते हैं, लड़के के। अब देखो महिलाओं में तो 46 के 46 क्रोमोसोम एक समान होते हैं, अलग किस में है, पुरुषों में। तो हमको यहाँ से धारणा बदलनी चाहिए, ठीक है, कि लड़का और लड़की के जन्म के लिए जिम्मेदार महिला नहीं होती है और लड़का लड़की तो एक समान होते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं भैया, इस युग में आकर भी भेदभाव की बातें करते हैं, ठीक है। तो ये भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, ये सब बंद होना चाहिए। तो देखो जैसे कि हम बात करें पुरुषों में 22 जोड़ी क्रोमोसोम एक समान होते हैं, लेकिन 23वां जोड़ी कौन सा होता है, XY होता है। क्लियर है। और एक क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है। क्या होती है, जीन होती है। क्लियर है। तो देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन है ये क्या करता है, तो ये डीएनए का निर्माण करता है और इसी डीएनए की सहायता से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। और क्रोमोसोम की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जीन होती है। और हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या आपसे पूछे तो 46 होगी, लेकिन जोड़ी पूछे, पेयर्स पूछे तो कितने होंगे, 23 होंगे। क्लियर है। और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। हाँ, याद रखना कि इसी हिस्टोन प्रोटीन को कहा जाता है अनुवांशिक प्रोटीन। क्या कहेंगे, अनुवांशिक प्रोटीन इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रोटीन हमारा है आइडोप्सिन। सर ये आइडोप्सिन प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है, जरा देखिए जरा। तो आइडोप्सिन प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, हमारी आंखों में दो कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है कॉन सेल्स, एक होती है रोड सेल्स। एक कौन सी होती है, कॉन सेल्स। अभी हम बात करते हैं किसकी, कॉन सेल्स की। जो कॉन सेल्स होती है, अर्थात जिसे शंकु कोशिकाएं कहा जाता है, तो ये जो शंकु कोशिकाएं होती है ना, यही शंकु कोशिका या कॉन सेल्स क्या करती है, हमें हमारी आंखों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, आंखों में। जो आइज होती है, आंखें होती है, उनमें पाई जाती है, आंखों में पाई जाती है। अब क्या होता है, अब क्या होता है कि ये जो कॉन सेल्स होती है, यही कॉन सेल्स क्या करती है, हमको उजाले में देखने में मदद करती है। क्या करती है, उजाले में देखने में मदद करती है, उजाले में देखने में मदद करती है। इसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, दिन में देख पाते हैं। अगर कौन सेल्स एक्टिव नहीं होगी तो हम क्या उजाले में देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और इसी कौन सेल्स को, इसी कौन सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइडोप्सिन करता है। इसी कौन सेल को यहां लिख देते हैं हम लोग कि कौन सेल्स को कंट्रोल करने का कार्य, नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है कौन सा, हमारा आइडोप्सिन प्रोटीन करता है। आइडोप्सिन प्रोटीन करता है। कौन सा प्रोटीन करता है, आइडोप्सिन प्रोटीन। कौन सेल्स कहाँ पाई जाती है, आंखों में। क्या काम करती है, उजाले में देखने में मदद करती है। क्या करती है, उजाले में देखने में मदद करती है। अब देखो इसी प्रोटीन की कमी से, इसी प्रोटीन की कमी से क्या होगा, कौन सेल्स प्रॉपर काम नहीं करेगी। और कौन सेल्स प्रॉपर काम नहीं करेगी तो इसकी कमी से क्या होगा, तो इसकी कमी से हमको होता है वर्णांधता। क्या होता है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और ये जो वर्णांधता रोग होता है ना, ये एक प्रकार से अनुवांशिक रोग होता है। कैसा रोग होता है, अनुवांशिक रोग होता है। अनुवांशिक रोग मतलब सर ये क्या होता है, माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। अनुवांशिक रोग होता है जिसमें इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में 3 कलर, कौन कौन से, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला, जो 3 प्राथमिक कलर होते हैं ना, 3 जो प्राथमिक कलर होते हैं, इन तीनों प्राथमिक कलर में पहचान नहीं कर पाता है, पहचान नहीं कर पाता है, मतलब सॉरी, भेद वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वर्णांधता इसी को कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा फेसबुक के संस्थापक है मार्क जकरबर्ग, ठीक है, वह जो व्यक्ति है वह भी वर्णांधता से ग्रसित है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो फेसबुक शुरू से लेकर आज तक उसका जो लोगो है, उसका जो कलर है, एक समान है। कौन से रंग का, ब्लू रंग का। क्यों, क्योंकि जो मार्क जकरबर्ग है वो खुद ऑलरेडी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। क्लियर। और इसी प्रोटीन की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी। रतौंधी का मतलब क्या होता है सर, कि जैसे ही क्या होगा,
थोड़ा सा भी उजाला कम होता है, थोड़ा सा भी उजाला क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही उजाला कम हुआ हमको दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, बोल राधा बोल, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो कादर खान का सीन होता है, आप देखा होगा कि शाम को 6 के बाद अर्थात जैसे ही उजाला कम हुआ उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो उजाले में देखने में सहायता कौन करता है, कौन सेल्स करती है, और इसी कौन सेल को कंट्रोल कौन करता है, एडोप्सिन प्रोटीन करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के समान अच्छा एक और चीज, हमारी आंखों में कौन से पाई जाती है, कौन सेल्स। जितने भी दिन में देखने वाले प्राणी होते हैं उन सब में कौन सेल्स अर्थात एडोप्सिन प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रोडोप्सिन प्रोटीन की। अब ये रोडोप्सिन प्रोटीन क्या करता है, तो हमारी आंखों में जो रोड सेल्स पाई जाती है अर्थात शलाका कोशिकाएं बोलते हैं, कौन से पाई जाती है, शलाका कोशिकाएं। तो इन शलाका कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, शलाका कोशिकाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अब ये क्या करेगा कि जो रोड सेल्स होती है, कौन सी सेल्स, रोड सेल्स होती है, ये रोड सेल्स क्या करती है, हमको अंधेरे में देखने में सहायता करती है। किस में देखने में सहायता करती है, अंधेरे में देखने में सहायता करती है। देखो हमने इससे पहले देखा था कि उजाले में देखने में सहायता कौन सी करती है, तो वो करती है एडोप्सिन, या कौन सेल्स करती है, कौन करती है, कौन सेल्स करती है। और उस कौन सेल्स को कंट्रोल कौन कर रहा था, वो कर रहा था एडोप्सिन। यहां पर क्या है, रोड सेल, और रोड सेल्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, वो कर रहा है रोडोप्सिन। कौन कर रहा है, रोडोप्सिन। और इसी की सहायता से हम लोग अंधेरे में देख पाते हैं, इसी की सहायता से हम लोग अंधेरे में देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अंधेरे में देख सकते हैं, अब क्या होगा, इसी की अधिकता के कारण, जैसे कि जो उल्लू होते हैं रियल वाले, जो उल्लू होते हैं, जो भी रात्रि के प्राणी होते हैं, उल्लू हो गए और भी जो रात में देख सकते हैं, उन सब में क्या होता है, उन सब में इस रोडोप्सिन प्रोटीन की अधिकता होती है। क्या होती है, इस रोडोप्सिन प्रोटीन की अधिकता होती है। इसी कारण से उल्लू दिन में देख पाता है क्या, दिन से अर्थात उजाले में देख पाता है क्या, तो ये उजाले में नहीं देख पाते हैं, उजाले में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उल्लू दिन में देख क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें किस प्रोटीन की अधिकता होती है, रोडोप्सिन। और रोडोप्सिन प्रोटीन किसको कंट्रोल करने का काम करता है, रोड सेल्स को। और यही रोड सेल्स क्या करती है, अंधेरे में देखने में सहायता करती है। ठीक है, इसी कारण से उल्लू जो होते हैं वो केवल रात में देख सकते हैं, दिन में नहीं देख सकते हैं। हमारी बॉडी में क्या होता है, एडोप्सिन प्रोटीन की अधिकता होती है, इसी कारण से हम लोग केवल दिन में देख पाते हैं, रात में इतनी अच्छी तरीके से देख नहीं पाते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जो मुर्गा होता है, ठीक है, अब मुर्गे में एक्चुअली क्या होता है कि मुर्गे में इस प्रोटीन की कमी पाई जाती है, रोड सेल्स एकदम क्या होता है, अल्प विकसित होता है, तो मुर्गा केवल दिन में देख सकता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो वह रात में नहीं देख पाता है, और फिर जैसे ही सुबह से वापिस से क्या होता है, सूर्य उदय होता है, और जैसे ही पहली किरण पड़ती है तो मुर्गा भाग देना स्टार्ट करता है। तो मुर्गे में भी कौन सा प्रोटीन अनुपस्थित होगा, वो होगा रोडोप्सिन। उल्लू किस प्रोटीन की अधिकता से केवल रात में देख सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा, रोडोप्सिन। क्या होगा, रोडोप्सिन होगा। और रोडोप्सिन किसको कंट्रोल करता है, रोड सेल्स को, और यही रोड सेल्स क्या करती है, अंधेरे में देखने में सहायता करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन बचे हैं, जैसे कि जिन्हें हम लोग फटाफट देख लेते हैं। कौन कौन से बचे हैं, एक होता है कोलेजिन। आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर ये कोलेजिन प्रोटीन हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, त्वचा प्लस जो हमारी हड्डियाँ होती है, त्वचा और हड्डियाँ, तो त्वचा और हड्डियों में क्या होता है, कोलेजिन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, तो उसका आंसर क्या कहोगे आप, उसका आंसर होगा त्वचा। अब एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ा अंग त्वचा है, तो त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कोलेजिन। तो याद रखना हमारे बॉडी में, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो है कोलेजिन। कौन सा होगा, कोलेजिन होगा। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा, कोलेजिन होगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं, ये पाए जाते हैं किसमें, मांसपेशियों में। मसल्स जो होती है हमारी, है ना, जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, इनमें क्या होता है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है।
तो मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, एक्टिन एंड मायोसिन। इसके बाद में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, हड्डियों में, जो बोन्स होती है कड़क वाली, उन हड्डियों में क्या होता है, उन हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, उन हड्डियों में क्या होता है, ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसके बाद में कॉन्ड्रिन, तो कॉन्ड्रिन पाया जाता है किसमें, ये पाया जाता है उपास्थियों में। किसमें पाया जाता है, जो उपास्थियाँ होती है, उपास्थि समझते हो आप लोग, जो उपास्थियाँ होती है, जैसे कि जो नरम हड्डियाँ होती है ना, जो जैसे कान हो गया, उंगली जो बोल लेते हैं ना हम लोग, तो जो नरम हड्डियाँ होती है उसको वहाँ पे होती है उपास्थियाँ, तो उन उपास्थियों में क्या पाया जाएगा, कॉन्ड्रिन। ओसिन हड्डियों में, एक्टिन मायोसिन मसल्स में, मसल्स बनाने के लिए देखना कि डब्बे आते हैं प्रोटीन के पाउडर दूध के साथ पिए जाते हैं, जो जिम ट्रेनर वगैरह होते हैं वो इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादा हानिकारक होता है दोस्तों, ठीक है। तो कोलेजिन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होगा, कोलेजिन। एक्टिन मायोसिन मसल्स में पाया जाता है, ओसिन हड्डियों में पाया जाता है, और कॉन्ड्रिन उपास्थियों में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है, केसिन प्रोटीन। केसिन किस में पाया जाता है भैया, मिल्क में पाया जाने वाला, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, केसिन प्रोटीन है। और एक और बात बता दो आपको कि जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध, वो गाय का दूध हल्का पीले रंग का होता है। तो गाय का दूध पीले रंग का क्यों होता है ना, गाय का दूध पीले रंग का क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें, गाय का दूध पीले रंग का क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है प्यारे दोस्तों, उसमें कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो इसी कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीले रंग का हमको दिखाई देता है। और नॉर्मली जो दूध होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें कैसीन प्रोटीन पाया जाएगा। कौन सा प्रोटीन होगा, कैसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लूटेनिन की। जो ग्लूटेनिन प्रोटीन है यह पाया जाता है किसमें, अनाजों में। जितने भी आप अनाज देखते हैं जैसे कि गेहूं, मक्का आदि, तो इन अनाज में जितने भी अनाज होते हैं, इन अनाजों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो वो होता है ग्लूटेनिन। कौन सा होगा, ग्लूटेनिन। फिर बात कर ले एल्ब्यूमिन की। तो एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है प्यारे दोस्तों, जो अंडा होता है, एग होता है, उस अंडे में क्या होता है, अंडा में क्या पाया जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। जैसे कि आप अंडे का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है, अगर हम बात कर लें अंडे की, तो जैसे कि एक तो होता है उसका बीच वाला पार्ट जो कि क्या होता है, येलो रंग का होता है। किस रंग का होता है, येलो रंग का होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट किस रंग का होता है, येलो रंग का होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, एकदम व्हाइट व्हाइट होता है, पूरा व्हाइट रंग का एक लेयर होती है ना। और इसके ऊपर फिर क्या होता है, एक और व्हाइट रंग की लेयर होती है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब क्या होता है भैया, जो सबसे ऊपर व्हाइट रंग की लेयर होती है ये बनी होती है किसकी, कैल्शियम की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम की। इसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा होती है, कैल्शियम होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, छिलके बाहर कर देते हैं। जैसे कि अंडे को आप बॉईल करते हो तो ये जो ऊपर की लेयर होगी ये क्या होगी, छिलके से हम बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनी होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। अब कैल्शियम की बनी होती है। अब इसके बाद में ये वाला जो पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट व्हाइट रंग का देखा होगा आप लोगों ने, ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये होता है कौन सा, प्रोटीन। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। कौन सा पार्ट होता है, ये प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कौन सा होता है, उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है। और ये जो आप पीले वाला पार्ट देख रहे हो ना, पीले वाला पार्ट, ये होता है फैट। क्या होता है, फैट होता है। अब देखना अधिकांश जिम करने वाले व्यक्तियों को कि अंडे का ये बीच वाला पार्ट क्या करते थे, निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ज़्यादा फैट की मात्रा होती है, और ज़्यादा फैट की मात्रा होती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इसी कारण से केवल इस पार्ट को कहा जाता है और इसके छिलके को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर हम बात कर ले दालों की। दालों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना दालों में जो दाल होती है जैसे कि तुअर दाल, मूंग दाल आदि में, दाल में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दालों में पाया जाता है प्रोलेमिन्स। कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात कर लें गोसोपिन। तो गोसोपिन किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है किसमें, कपास में। गोसोपिन किस में पाया जाता है, कपास में। फिर इसके बाद में हीमोग्लोबिन, ये आप जानते ही हो भैया, किस में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है।
किसमें पाया जाता है? ब्लड में। और उसको ब्लड वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं आपको कवर करवा चुका हूं, ठीक है। चलो, हीमोग्लोबिन किसमें होगा? ब्लड में। और इसी के कारण ब्लड का रंग कैसा होता है? इसी के कारण क्या होता है? खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है ना। ब्लड का रंग कैसा होता है? रेड या लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। फिर हम बात करें रूबिस्को। रूबिस्को एक्चुअली क्या है? प्लांट्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में। जैसे हमने कहा था ना कि मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो हमने कहा कोलेजिन। वैसे ही आपसे पूछे कि रूबिस्को क्या है, तो याद रखना प्लांट्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो है रूबिस्को। वो कौन सा होगा? रूबिस्को होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो ये कुछ हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रोटीन देखे। प्रोटीन देखने के बाद अब हमको देखना है कि सर प्रोटीन की कमी से और अधिकता से क्या होता है। तो याद रखना प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक रोग होता है क्वासियोरकर, एक का नाम क्या होता है? क्वासियोरकर, ठीक है। और एक रोग होता है प्यारे दोस्तों मरासमस। क्या होता है? मरासमस। क्या होगा? मरासमस, ठीक है। अर्थात कुल मिला के हम कह सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है कुपोषण। क्या होगा? कुपोषण होता है। प्रोटीन की कमी से क्या होगा प्यारे दोस्तों? उसकी कमी से होता है कुपोषण, ठीक है। तो दो रोग देखने को मिलते हैं बच्चों में, एक होता है क्वासियोरकर, एक होता है मरासमस, जिसके लक्षण होते हैं कि भैया बालों का झड़ना, एनीमिया, फिर भूख ना लगना, पेट बाहर आना, हड्डी एकदम क्या होती है? पतली हो जाती है, बारीक हो जाती है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? एक और होता है कोकेक्सिया। कौन सा होता है? कोकेक्सिया, ठीक है, कोकेक्सिया, ठीक है। अब ये इसमें क्या होता है? हड्डियां एकदम पूरी बारीक बारीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जिससे सूखी लकड़ी कैसे टूटती है ना, उस प्रकार से क्या होती है? हड्डियां टूटने लग जाती है। तो प्रोटीन की कमी से तीन रोग होते हैं। एक होगा क्वासियोरकर, एक होता है मरासमस, एक होता है कोकेक्सियम, ठीक है। देन हम देखते हैं कि अधिकता से क्या होता है। तो इसकी अधिकता से अब देखो प्रोटीन में क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन अधिक होगा तो क्या होगा? यूरिया का निर्माण ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा यूरिया का निर्माण होगा उतना ज़्यादा हमारी किडनी को काम करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा किडनी काम करेगी उतना ज़्यादा उसके फेल होने के चांस ज़्यादा होंगे। तो जब भी हमारे शरीर में प्रोटीन की अधिकता होगी, हमारी किडनी क्या होगी? हमारा जो वृक्क होता है, किडनी होता है, वह क्या हो जाता है? फेल हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, ठीक है। तो प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है? किडनी फेल हो जाती है, और प्रोटीन की कमी से क्वासियोरकर, मरासमस और कोकेक्सिया नामक रोग हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रोटीन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम मांस खाते हो, मीट खाते हो तो वो अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? मीट में होता है। और नहीं तो फिर क्या होगा भैया? नहीं तो फिर क्या होता है? सोयाबीन। क्या होगा? सोयाबीन। और सोयाबीन को गरीबों का मांस कहा जाता है। क्या कहते हैं? गरीबों का मांस। इसके बाद में सोयाबीन हो गया, फिर मशरूम, फिर क्या होगा? मशरूम, और मशरूम के बाद में क्या हो जाएगा? अंडा। क्या हो जाएगा? अंडा। और बाकी तो फिर दाल वगैरह है ही, ठीक है। तो ये खास प्रमुख क्या है? प्रोटीन के स्रोत है, जिसमें से गरीबों का मांस किसे कहेंगे? सोयाबीन को कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो मिल्क होता है, दूध होता है, दूध का सेवन हमको पर डे करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है? इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या होता है? इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे दूध में क्या क्या पाया जाता है? तो देखो दूध में पाए जाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। सर दूध में एक शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज। आपने बताया था पिछले वीडियो में। तो दूध में एक शर्करा कौन सी होगी? लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद में दूध में पाया जाता है क्या? दूध में पाया जाता है, दूध में केवल विटामिन सी को छोड़ दें, विटामिन सी को छोड़ दें तो बाकी शेष विटामिन इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जैसे कि विटामिन डी हो गया आदि, ये सभी विटामिन इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसके बाद में क्या हो गया? विटामिन हो गया। फिर हम बात कर ले प्रोटीन की, तो आपने देखा था केसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। फिर दूध में फैट पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फैट पाई जाती है। और फिर इसमें बहुत सारे खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण से दूध
का सेवन करने को डॉक्टर हमको सलाह देते हैं कि भैया ठंड के समय में और बाकी समय में दूध का सेवन हमको क्या करना चाहिए, करना चाहिए। अब देखो दूध जो है, दूध जो होता है वो दूध में मीठापन किसके कारण होता है, तो दूध में मीठापन होता है, दूध में मीठापन होता है लैक्टोज के कारण। किसके कारण होगा, लैक्टोज के कारण होता है। दूध मीठा क्यों होता है, तो दूध मीठा होता है लैक्टोज के कारण। लेकिन इसी दूध में क्या हो जाए, इसी दूध में यदि लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए, किसकी मात्रा बढ़ जाती है, लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है, तो दूध क्या होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें होता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब लैक्टोबैसिलस एंजाइम होते हैं जो दही में पाए जाते हैं, जो इसके खट्टेपन के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। दूसरी बात हम कर लें कि भैया जो नवजात शिशु होते हैं, कभी आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी क्या कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो केवल माँ का दूध पीकर ही क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। वो क्या अलग से खाना खा पाते हैं, नहीं खा पाते हैं। तो जो नवजात शिशु होते हैं, उन नवजात शिशु में क्या होता है, जो माँ का दूध होता है उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसे कहा जाता है कोलेस्ट्रम। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो माता का दूध होता है, मदर मिल्क होता है, इस मदर मिल्क को क्या कहा जाता है, तो याद रखना इस मदर मिल्क को कहा जाता है क्या, कोलेस्ट्रम। और आप जानते ही हो कि दूध में सभी प्रकार के पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है क्या, एंटीबॉडीज। क्या पाई जाती है इसमें, सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती है। इसीलिए तो डॉक्टर हमको सलाह देता है कि कम से कम शुरू के 6 महीने तक केवल छोटे बच्चों को किसका सेवन कराना चाहिए, तो उनको सेवन कराना चाहिए किसका, केवल माँ के दूध का। क्लियर है। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने देखा प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। पिछले वीडियो में बेसिक चीज बताई थी और आज मैंने आपको प्रोटीन के शेष वाले पार्ट कवर करा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक का पार्ट आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो फैट वाला पार्ट बचा हुआ है, फैट के बाद में विटामिन्स, और विटामिन्स के बाद में हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। ठीक है, तो हमको ये वाले कुछ टॉपिक्स अगले वीडियोस में कवर करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।